नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार पर भारी पड़ते हुए दिखे हैं और एक बार फिर बीजेपी के पास राहुल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। तो अंधभक्तों ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। आज खूब ट्रोल हुए हैं राहुल गांधी। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया पर बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के बढ़ते हुए कब्जे, देश में बढ़ते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, चीन से खतरे यानी हर मुद्दे पर अपनी बात राहुल गांधी ने रखी है और मोदी सरकार की कमियों और नाकामियों को खूब गिनाया है। राहुल गांधी ने सारे तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और कायदे से मोदी सरकार को इन तथ्यों पर और अपने तथ्यों के साथ ही जवाब रखना चाहिए था। लेकिन बीजेपी की ट्रोल आर्मी राहुल गांधी को पप्पू कहकर बदनाम करने में फिर से जुट गई। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए, शामिल होने के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे। तो वहां भी आपने देखा कि खबरों में चुन चुन करके, वहां की खबरों को चुन चुन करके मोदी समर्थक मीडिया देश में यह दिखा रहा था कि राहुल गांधी कब और कहां किसके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन लंदन में आयोजित इस सम्मेलन पर कोई खास कवरेज, राहुल गांधी का जो ये भाषण था उस पर कोई खास कवरेज नहीं दिया गया। मगर राहुल गांधी ने वहां ऐसी धारदार बातें रखी हैं सामने कि मजबूरन मीडिया को उस पर चर्चा करनी पड़ी। राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही नफरत की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी है। एक मामूली चिंगारी इस आग को भड़का सकती है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है जिस पर हर जिम्मेदार नागरिक को सावधान होना चाहिए। मगर राहुल गांधी की बातों के बाद कहीं उन्हें जयचंद कहा गया तो कहीं उनकी समझ पर सवाल उठाए गए। तो सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी अंधभक्तों को इतना खटकते क्यों हैं? आखिर क्यों राहुल गांधी के बयान पर मचा है बवाल? आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो इस पर तमाम अपनी बातें रखेंगे। और आइए 5 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वर्षा मिर्जा जी सीधे जुड़ी हुई हैं जयपुर से। वर्षा जी, आपका स्वागत करता हूं। और मुंबई से जुड़े हुए हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और यहाँ दिल्ली से जुड़े हुए हैं पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह से परिचित है। पीयूष जी, आपका स्वागत। और दिल्ली से ही जुड़े हुए हमारे साथी अभी कार में ट्रेवल कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, शायद थोड़ी देर में अपने घर भी पहुंच जाएंगे। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी का भी हम स्वागत करते हैं। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक खुशखबरी आप लोगों को दे दूं कि अभी थोड़ी देर पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक 12 ट्वीट करके देश की जो आर्थिक हालत है उस पर चिंता जताते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी की घोषणा की है। इसके अलावा गैस में 200 रुपये सब्सिडी, गैस सिलेंडर में 200 रुपये सब्सिडी की बात कही है। और ऐसे और भी फर्टिलाइजर और तमाम चीज़ों पर कहाँ क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महंगाई को कैसे काबू में किया जा सकता है, इन सब पर अपने विचार रखे हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल में लगभग 8 से 10 रुपये की कमी बताई जा रही है कि वो हो सकती है। चलिए, थोड़ा बहुत एक थोक के भाव में आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाते हैं, खान पान की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा कमी कर देते हैं, कटौती करते हैं टैक्स में, एक्साइज में, तो फिर मीडिया का एक धड़ा कहता है कि बम्पर कटौती हुई है। ऐसे ही अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था, इसलिए बम्पर शब्द, भारी शब्द, ऐसे भारी कटौती, बम्पर कमी, ये जो शब्द आ रहे हैं ये आपको चौंकाएंगे, हैरान भी करेंगे, क्योंकि आपकी जेब फिर भी ढीली होगी। लेकिन अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत कटौती कर दी गई है और इसके लिए मोदी सरकार को बधाई और साथ में जनता को भी बधाई जो हाहाकार मचा रही है। लेकिन थोड़ा सा उसमें उसे चैन की सांस लेने की नौबत आएगी। बढ़े आगे और राहुल गांधी की बात करें। राहुल गांधी लंदन में हैं और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि उनके साथ सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी भी हैं और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी गए हुए हैं।
और आरजेडी से ही मनोज झा भी गए हुए हैं। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की नेता हैं और सांसद हैं वो भी वहां पहुंची हुई हैं और इन सब को बुलाया गया है आइडियाज फॉर इंडिया 25 साल आगे भारत कैसा रहेगा इस पर चर्चा के लिए। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखते हुए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बहुत ही साफगोई से बहुत सारी बातें कही हैं। राहुल गांधी से पूछा गया कि आज आप भारत को कहां देखते हैं, उस पर उन्होंने भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने जो कहा उसमें थोड़ी सी बात आगे मैंने कही भी थी अभी जब इससे पहले बात कर रहा था कि देश में केरोसिन भाजपा और आरएसएस ने छिड़क दिया है और एक चिंगारी ही काफी है। आइए जरा उनकी जुबानी ही सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। केरोसिन वाली बाइट को, एक दो बाइट और है वो भी सुनाएंगे, लेकिन केरोसिन चूंकि इसी पर बवाल मचा है और बीजेपी जो है वो पलटवार कर रही है। पलटवार और भी हैं, लेकिन पहले केरोसिन सुनते हैं और सीधे आप तमाम पांचों साथियों के बीच आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। लंदन से सीधा पैगाम भारत के लिए, लेकिन सीधा वार जो है वो मोदी सरकार पर। सुनिए। Employment broken and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. Right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down. ये सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी की कही बातों से बीजेपी काफी तिलमिलाई नजर आती है, इसलिए उनके केरोसिन वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया है कि लंदन में राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा ने, ये देखिए, लंदन में राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। 1984 का जो नरसंहार हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस के ही नेता थे। ये कह रहे हैं गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सब इनकी बातों को, इनके विचारों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सवाल ये है कि बीजेपी आज की बात करने की जगह बार बार पुरानी बातों का जिक्र क्यों करती है? क्या कांग्रेस शासनकाल में हुए दंगों से बीजेपी को ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो आज नफरत की राजनीति करे? सवाल यहीं से उठाते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आना चाहूंगा पीयूष पंत जी आपके पास। बार बार जब भी आपके ऊपर यानी बीजेपी के ऊपर विपक्ष का वार होता है तो पलटवार में, विपक्ष मतलब कांग्रेस की मैं यहां बात कर रहा हूं, पलटवार में 84 के दंगे, लेकिन जब हाथ आपके भी रंगे हों तो फिर आप बार बार वहीं ले जाकर के, और इतने आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो कहेंगे जनता मान जाएगी, सुन लेगी, समझ लेगी और आपकी गलतियां छुप जाएंगी। क्या ये लाइसेंस है इनके पास में? क्या देश की तरक्की के लिए और देश में जो कुछ हो रहा है उस पर बात रखना, अपनी बात करना आज इतना नागवार गुजरता है कि आप सीधे 84 पहुंच जाते हैं और एक बार नहीं कई बार? क्या कहेंगे इस राजनीति पर और क्या कहेंगे राहुल गांधी के बयान पर? पीयूष पंत जी। अनम्यूट कर लीजिए जी। पीयूष पंत जी अनम्यूट कर लीजिए जरा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सा पीयूष पंत जी की आवाज को ठीक करें और सीधे धनंजय कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या कहेंगे के साथ धनंजय जी? आ रही है जी, अब आ रही है आवाज। जी 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 जी। तो देखिए, आ रही है ना आवाज? जी आ रही, आ रही, आ रही। देखिए राजीव जी,
सबसे पहले तो देखिए, आज चूंकि राजीव गांधी जी का भी जो है कि वो शहादत का दिवस है, इसलिए और हम उनके बेटे की के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में, तो मैं राजीव गांधी की स्मृति में मैं भी नमन करना चाहूंगा। और देखिए, राहुल गांधी का मैंने आपसे पहले भी एक एपिसोड में बात करी थी, और इस इंटरव्यू को मैंने देखा पूरा बकायदा शुरू से लेकर अंत तक। और राहुल गांधी, अभी मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, फिर आपके सवाल का भी जवाब दूंगा कि क्यों जो है कि भाजपा इस तरह से डाइवर्ट करती चीजों को। तो देखिए, राहुल गांधी इसमें उन्होंने जो है तमाम सवालों के जवाब बड़े ही इतने आसान तरीके से और अच्छी तरीके से दिए। हालांकि मुझे लगता है कि एक फर्क मैंने देखा कि टाइमिंग का भी उनको सेंस नहीं है। आपने देखा होगा कि जो वीडियो मैंने देखा कांग्रेस की तरफ से जो रिलीज हुआ था, कि जिसमें जब वो इंटरव्यूअर जो है वो कांग्रेस के बारे में या पूरे बता रहा है सीडीओ, और उनकी जब एंट्री पहले ही हो जाती है, तो वो जो इंपॉर्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है। अगर वो उस टाइम कहते कि और अब जो है कि उसके जो है उस पार्टी से राहुल गांधी आ रहे हैं, उस समय वो एंट्री लेते, तो मुझे लगता है ज्यादा जो है कि एक बड़ा ही अप्रोप्रिएट होता, और उनकी एक एंट्री का जो महत्व भी होता वहां पे। बहरहाल यही है, थोड़ा टाइमिंग का उनको अंदाज हो जाता है, इसीलिए जो है कि मोदी जी आगे निकल जाते हैं टाइमिंग को लेके जो है वो। बहरहाल देखिए, लेकिन आज राहुल गांधी ने बहुत से जो है प्रश्नों के बारे में जवाब दिया। एक मतलब मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में मुझे लगता है कि जो बात हमने चर्चा पहले भी की थी कि थोड़ा सा उनकी कमी है मैच्योरिटी की, जो पब्लिक डिबेट्स में या पब्लिक स्फेयर में जो वो बात करते हैं। लेकिन ये जो इंटरव्यू मैंने देखा, इसमें निश्चित रूप से जो है उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ और एक ही विश्वास के साथ जो है जो बातें कही हैं उन्होंने। और देखिए, उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें कोई ज्यादा गुरेज नहीं है, कोई ये ऐसा नहीं है कि गलत हो वो बातें, क्योंकि चाहे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया है उन्होंने। ये कोई भी विपक्ष या भाजपा या जो टेलीविजन चैनल है इस बात को नहीं उठा रहे हैं, और जो ये बात उठा रहे हैं कि केरोसिन की, तो केरोसिन की बात एक मुहावरा है जो, और उन्होंने वो बात कही है उस सिचुएशन को बताने के लिए, और वाकई स्थिति है। आप देखिए, सांप्रदायिक जिस तरह से हालात पैदा कर दिए गए हैं, और कल को क्या हो जाएगा, किस तरह का दंगा हो जाएगा, किस स्तर पर दंगा हो जाएगा, आप कह नहीं सकते। लगातार आप जो है कि जिसको कहते हैं कि वो एक कदम पटाखों के ढेर में बैठे हुए हैं, बैठाया जा रहा है आपको, कब आपको आग लग जाए, एक फुलझड़ी भी उधर से आ गई और आप ये बर्बाद हो जाएगा पूरा पूरा। इसी की तरफ उन्होंने इशारा किया, जिसको कि जो है कि ये मीडिया वाले और जो है कि भाजपा वाले ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से देख रहे हैं, और 84 के दंगे की बात कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी, एक बात और कहा जा रहा है कि डीप स्टेट को लेके जो राहुल गांधी ने कहा, और डीप स्टेट को लेकर जो कहा, ये कहा जा रहा है कि तो ये तो भारतीय स्टेट के खिलाफ जो है लोगों को भड़का रहे हैं। दरअसल ये जो है कि ट्विस्ट करने वाली बात है, गलत बयानबाजी है। डीप स्टेट की बात उन्होंने कही, हालांकि मुझे लगता है कि डीप स्टेट जिस संदर्भ में उसका इस्तेमाल होता है उस डिग्री का भी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ। थोड़ा सा कहीं राहुल गांधी ने उसकी चर्चा कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि वो आगे की बात शायद कर रहे थे, और पाकिस्तान का जो उन्होंने ध्यान दिया उस पर। और लेकिन हाँ, ये बात है कि आज जो है कि हमारे यहाँ भी ये फैक्ट है कि देखिए, कॉर्पोरेट जिस तरह से जो है कि धार्मिक गुरु जिससे कॉर्पोरेट जिस तरह से पूरा सरकार को चला रहे हैं, और जिस तरह से पॉलिसी तय हो रही है, और यहां तक कि जो भी सिक्योरिटी एडवाइजर तीसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है इस सरकार में, तो आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ टचेस जो है, शेड्स ऑफ डीप स्टेट जो है अभी है हमारे यहाँ, उस तरह से नहीं है। तो अब देखिए, जो जिस बात को उजागर राहुल गांधी करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसीज हो उसको लेके, चाहे जो स्थितियां बीजेपी ने बना दी है आरएसएस का प्रभाव को लेकर, यहां तक कि उन्होंने काडर बेस्ड पार्टी की बात करी कि किस तरह से काडर, और उन्होंने इसमें जो है कम्युनिस्टों को भी खींच लिया। उन्होंने सीताराम येचुरी भी वहां बैठे थे, उन्होंने कहा इस बात को, और ये बात सही है। उन्होंने कहा काडर में ये होता है, एक बात आपको भुट्टो की तरह पिला दी जाती है, आप बिना सोचे समझे वो जो है बात करना शुरू कर देते हैं, और ये सही बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कांग्रेस इस संदर्भ में वो नहीं है, और हम हो भी नहीं सकते हैं कि काडर बेस्ड, क्योंकि हम जनता के जो है विचारों को लेते हैं, उनकी शिकायतों को लेते हैं, सुनते हैं, टेबल पे लाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, जो आपने सवाल किया उसका यही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये अप्रिशिएट कर ही नहीं सकती, वो ये कहते हैं कि साहब मोदी जी का विरोध कर रहे हैं आप,
मोदी जी की बात, मोदी जी चूंकि आप जो है कि फ्रंट में रहते हैं, सब कुछ मोदी जी करते हैं, तो उनकी बात का भी बात उन्हीं का विरोध होगा। तो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, तो इनकी जो असफलताएं हैं उसमें साफ साफ जो उन्होंने एक पिक्चर बहुत क्लियर कट खींच दी वहां पे, और वो भी जाके एक विदेश की भूमि में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हुआ है। तो इसका इनको यही एक तरीका आता है कि वो डाइवर्ट करने के लिए वो सीधे सीधे जो है कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और आपने क्या किया, आप अपना हिसाब दीजिए ना, उसने क्या किया, पिछली पार्टी ने या कांग्रेस ने क्या किया, वो उसके लिए इनको बहुत जो है कि क्रिटिसिज्म हुआ है, लताड़ा गया है, उनकी आलोचना हुई है। जिस टाइम उन्होंने इस तरह के काम किए उसकी आलोचना हुई, आज भी उसके थ्रेशोल्ड इमरजेंसी के आज भी है, 84 के दाग आज भी उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनकी आलोचना होती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसका जो है सीधे सीधे जो है आप जो कांग्रेस पे डाल देते हैं, चाहे 84 के दंगे हों, चाहे दूसरी इमरजेंसी की बात हो, तो लेकिन आप अपने भूल जाते हैं कि आप दंगे कितने कराते हैं, और 2002 में जो गुजरात में हुआ उसको आप छिपा जाते हैं या उसका दूसरा स्पष्टीकरण देने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये हताशा है, असफलता है, और चूंकि एक नैरेटिव को जो है ये घुमा देते हैं। और देखिए जनता को, चूंकि देखिए जनता की आपने बात करी, तो जो पूरा मास मीडिया, मैंने कहा पहले भी आपसे कहा था कि कॉर्पोरेट मीडिया पूरी तरीके से इनके इशारे पे काम करता है और पूरी तरीके से जो है कि इनके नैरेटिव को आगे बढ़ाता है, और तुरंत वही अभी देखिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कांग्रेस कहीं न कहीं चूक जाती है। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी एक एपिसोड में कि इस समय हम देख रहे हैं जितना भी इनके पास मास मीडिया के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कम से कम ये इंटरव्यू बहुत तेजी से चलना चाहिए था, ताकि लोग समझें कि ये जो है कि एक राहुल गांधी है जो साफ गोई से और बहुत अच्छी तरीके से आसानी से जवाब दे रहे हैं, और एक मोदी जी हैं जो जनवरी में जो है ये आदेश संदेश दे देते हैं कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, मीडिया का सामना नहीं कर सकते वो है, और बाहर आके कहते हैं ओ माय गॉड आपको रख दिया गया। तो ये मोदी जी है और ये राहुल है जो साफ गोई से जवाब दे रहे हैं, और एक नहीं हर तरह के सवालों पे, चाहे डिफेंस हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, और चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन मैटर की बात हो, सब पे उन्होंने दिया है। ये कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दिखाया है, निश्चित वो बात एक है कि एक नेता में होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस यहां पे भी जो है इस चीज का उतना प्रचार नहीं कर पाई है जितना करना चाहिए था। और भाजपा को देखिए, कभी ये वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि राहुल गांधी इस तरह की, जिसको वो पप्पू डिक्लेयर कर चुके हैं और लगातार पप्पू डिक्लेयर करने के फिराक में रहते हैं, वो कभी नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे कि एक मैच्योर स्टेटमेंट्स जो है वो राहुल गांधी के मुंह से निकले, वो बात करें। बहुत आसानी से वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, और जो उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी, उन्होंने कहा आइडिया ऑफ इंडिया इज एमर्जेंस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन स्टेट्स। उससे ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन निकला है, उससे हर स्टेट का उसमें जो रोल है, हर स्टेट का मतलब हर क्षेत्र की जनता का उसमें रोल है। जो संविधान बनाया गया है वो सबका है, सबके बराबरी का है। तो ये उन्होंने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी, जो है कि एक ग्लोबल लेवल पे जो है कि वो हमारी डेमोक्रेसी जो है वो अगर वो खत्म हो गई तो फिर जो है कि बहुत कुछ खत्म हो जाएगा इस पूरे प्लेनेट में। तो ये खूबसूरत बातें हैं और ये सच है जो हमारे देश का। वही भाजपा आज क्या कह रही है, उनके कुछ जो उनके चैनल्स हैं वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं कि साहब इन्होंने देश के खिलाफ बात कर दी, भारत माता का अपमान कर दिया। भारत माता कहीं आती नहीं है वहां पे। तो आप सोचिए कितने नीचे स्तर पे बीजेपी गिर जाती है। बीजेपी को देखना चाहिए और मीडिया वालों को खासकर देखना चाहिए और कि क्या राहुल कह रहे हैं और उसमें क्या सच्चाई है इस बात को। आप सिर्फ एक पार्टी के प्रभाव में आके इस तरह से जो है कि अनर्गल आप जो है बातचीत करें, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। और जहां पे आज नहीं तो कल देखिए जनता को समझ में आएगा। आज जनता जो पूरी तरीके से जो अंधी हो चुकी है, जो जिस तरह का मीडिया का प्रचार दुष्प्रचार हो रहा है, उसकी वजह से एक न एक दिन ये बातें समझ में आएंगी और निश्चित रूप से मुझे लगता है तब थोड़ी सी एक समझदारी रोकना चाहूंगा। मीडिया पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, उसके अलावा भारत के बारे में और इस आरएसएस बीजेपी के बारे में, ये जरा सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा दिखाइए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी मीडिया के ऊपर, आरएसएस और बीजेपी के ऊपर। Not to be mean, I'd love to see you on television, but I don't think they would like to give that perspective, you know. But turning to
Also there's another thing which one has to accept, which is that the RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP, and we need to do it together. So how will you do that? Because that's obviously a major challenge. It hasn't happened for 8 years. Through the idea, one of the ideas that we stated in Udaipur, which is the idea of mass participation. Look, we are sitting on a powder keg. तो ये सुन रहे थे राहुल गांधी को आप, और राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया को लेकर के भी कि 5-5 घंटे मीडिया को अगर आप देखें तो वहां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के बारे में खबरें रहती हैं, और ऐसे में बहुत सारे सवाल यहां उठा रहे हैं मीडिया को लेकर, आरएसएस को लेकर, बीजेपी को लेकर, देश की जो वर्तमान स्थिति है, जो देश के वर्तमान हालात हैं, इसको लेकर के बहुत सारी बातें यहां राहुल गांधी एक लंबा उनका सवाल जवाब है, सवालों का जवाब उन्होंने दिया। और आइडिया जो है, आइडिया फॉर इंडिया अहेड 25 ईयर्स, उस पर इन्होंने जो बातें रखी हैं राहुल गांधी ने कि देश के हालात इस वक्त कैसे हैं, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ये नागवार यहाँ बीजेपी को इसलिए गुजरता है, और बीजेपी कहती है कि जो बातें हैं राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं और विदेश में भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का। लेकिन क्या राहुल गांधी अगर अपनी बातों को रखते हैं उसमें गुरेज क्या है? क्यों नहीं रखनी चाहिए अपनी बात जहां जिस मंच पर, क्योंकि हिंदुस्तान का मीडिया तो इतना कवरेज देता ही नहीं है। वर्षा जी क्या कहेंगी राहुल की अपनी बातें और इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, आपके क्या विचार हैं इस पे? जी, राहुल गांधी को आज मैंने भी सुना, उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर पूरा इंटरव्यू, लेकिन उसमें जो है वो, एक तो मैं कहूंगी कि उदयपुर के बाद जो है आज बॉडी लैंग्वेज जो थी उनकी वो कॉन्फिडेंट थी बिल्कुल, और जिस तरह से वो सीताराम येचुरी को बार बार एड्रेस कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नई केमिस्ट्री जो है आप आगे यहाँ देख सकते हैं। वहां आपने बिल्कुल ठीक कहा कि महुआ मोइत्रा, तेजस्वी यादव आदि नेता भी जो हैं वो भारत की तरफ से गए हैं, लेकिन आज जो बात थी वो राहुल गांधी ने बहुत कई मुद्दों पर जो है वो एक साथ जो है अपनी स्पष्ट राय रखी है, और जो कॉन्फिडेंस के साथ जो बात मुझे जो कहनी है यहाँ पर वो है एक मनुस्मृति को लेकर भी जो है एक सवाल जो है श्रोता ने उनसे, दर्शक ने पूछा था कि नागपुर के बाद, उन्होंने सवाल ये था कि नागपुर के बाद 2016 के बाद जो है मैंने आप ही को देखा है जो अंबेडकर जी को जो है फॉलो करते हुए और उनकी बात को जो है वो दोहराते हुए। राहुल गांधी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि नहीं राहुल, कि मैं नहीं, अंबेडकर नहीं, मैं नहीं, यहाँ जो है काफी सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने समय समय पर जो है मनुस्मृति को लेकर जो है वो विरोध किया है। उन्होंने जवाब में कहा कि मनरेगा जो है वो हमारा जो है वो मनुस्मृति का जवाब है, हमारी कई सारी नीतियां जो है, आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो जो है जवाब है मनुस्मृति का। तो मुझे ये जवाब उनका जो है मनुस्मृति को लेकर जो है काफी पसंद आया कि जो उनकी नीतियां हैं जिनको लेकर उन्होंने भी उदयपुर में भी बात की, और अभी ये एक तरह से उसका फॉलो अप लगता है। तो एक चीज ये, और दूसरी बात जो आपने कही कि मीडिया को लेकर, और बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ उनकी बात कहाँ कोई सुनने वाला है और कहाँ बताने वाला है, एक बड़ा वैक्यूम है उनकी बात को कोई सुने यहाँ पर, तो उन्हें जो है सुनने के लिए शायद बाहर ही कुछ कहना पड़ता है। और आप सोचिए प्राण आयोग जो है वह भी जो है बाहर जाकर ही अपनी बात कह पाती हैं। इटली में उन्होंने एक संवाद में पूरी बातें जो देश में उनके साथ हो रहा है इन दिनों, जो नरसंहार की बात है, जो मुस्लिम डिप्रेशन की बात है, अपने भाई को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे जो है अपने भाई की नौकरी का अफसोस है कि उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, जिस बिल्डिंग में वहां रहती है वो असंदिग्ध हो जाती है। तो आसान नहीं है इस दौर में अपनी बात उन लोगों के लिए कह पाना जो खुल के कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोग जो हैं वो अपनी बातें रखने के लिए, शायद अब इसको क्या कहेंगे कि बाहर विदेशी धरती मेरे ख्याल से कहना उचित नहीं होगा, उनको एक ऐसे माध्यम, ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश है जहां से उनकी बात सुनी जाए। और बातें बहुत गंभीर है, सच तो कहा है कि देश जो है वो बारूद के ढेर पर ही है इस समय, केरोसिन बिखेर दिया गया है, और एक हल्की चिंगारी जो है वो
तबाही कर सकती है। तो क्या गलत है उसमें? आप देखिए मीडिया इस समय जो है जो रोल प्ले कर रहा है, वह नाम, अगर अपराधी कोई माइनॉरिटी का है तो उसका नाम इस तरह से हाईलाइट किया जाता है जैसे वह सिर्फ हिंसक व्यवहार करना ही जानता है। कोई स्टोरी आप इन दोनों ऐसी नहीं देखेंगे जिसमें कहीं कोई मदद, कोई हार्मनी की बात जो है मीडिया कह रहा हो। तो बिल्कुल मीडिया की तरफ से जो है जिस तरह की स्टोरीज, जिस तरह के आप बहस देखते आए हैं, वो सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस चीज को बढ़ाया जा रहा है, लगातार इसको हवा दी जा रही है और हम सचमुच जो हैं इस तनाव के बॉर्डर पर जो है अभी बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। धनंजय कुमार जी, भारत की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, एक चिंगारी और हम सब एक बड़े संकट में पहुंच जाएंगे। ये जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है, वो लोगों को एक साथ लेकर आए और लोगों का गुस्सा और जो आग लोगों के बीच है उसे संयमित किया जाए, ये कहा राहुल गांधी ने। और इसके बाद क्या प्रतिक्रिया आई बीजेपी की, वो जरा एक बार फिर से गौरव भाटिया का जो ट्वीट है जरा उसे दिखा दीजिए और इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। धनंजय कुमार जी, जरा गौरव भाटिया का ट्वीट लेकर आइए। कह रहे हैं कि लंदन में राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा ने देश में मिट्टी का तेल छिड़का है। राहुल गांधी जी, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस पार्टी छिड़कती है। 1984 का जो नरसंहार हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कत्लेआम करवाया, उस मिट्टी के तेल को डालने वाले कांग्रेस के ही नेता थे। ये कहना है गौरव भाटिया, बीजेपी प्रवक्ता का। हालांकि और भी बहुत सारी बातें कही गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, लेकिन ये एक केरोसिन वाली बात जो है, जिस पर जो राहुल गांधी ने कही थी कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और एक चिंगारी ही हम है जो पूरे इस देश को संकट में ले जा सकती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहीं से सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसी बात कही क्यों है। आइए जरा सीधा चलते हैं धनंजय कुमार जी के पास। धनंजय जी, क्या कुछ कहेंगे? आलोचना होनी चाहिए यहाँ राहुल गांधी की या तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने पहले से बता दिया है कि देश कहाँ है? ज्ञानवापी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे इधर दिल्ली आए तो कुतुब मीनार हो या ताजमहल हो, हर तरफ तो आग लगी है। देखिए, तारीफ की बात तो भूल जाइए। बीजेपी वाले अगर तारीफ करेंगे ऐसा सोच रहे हैं तो आप जो है अमावस्या रात जो है कुछ ढूंढने जा रहे हैं, छोटी सुई ढूंढने जा रहे हैं। वो वाजपेयी थे, बीजेपी का कोई दूसरा चेहरा था या कहिए जनसंघ था उस समय जब वाजपेयी जैसे नेता था, जब इंदिरा गांधी की उन्होंने तारीफ की थी और दुर्गा कहा था बांग्लादेश जब अलग हुआ था तब। अब तो वो बात भूल जाइए। बीजेपी का जो पूरा का पूरा एजेंडा है, हमारे गांव में कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटी मेरे बाप का। तो ये जो है बीजेपी वाले लोग जो है चित भी मेरी पट भी मेरी अंटी मेरे बाप का में लगे हुए हैं। ये सत्ता में आए थे ये कह करके कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के राज्य में सब गड़बड़ है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आज वो क्या कह रहे हैं? आज महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, भ्रष्टाचार का भी लेवल बहुत ज्यादा है। अभी आप देखिए, आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि रेलवे पहली बार घाटे में आ गया। रेलवे घाटे में नहीं आया करता था, रेलवे इस बार बहुत बड़े घाटे में। तो ये जो कहते हैं, एक तो मुहावरे भी नहीं समझते, ये भाषा नहीं समझते। इनके पास जो लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, वो भी उतने महान महान लोग हैं जिनको भाषा की पता नहीं कितनी ज्यादा समझ है। तो किरासन तेल की जो उन्होंने बात कही है राहुल गांधी ने, उसको स्पष्ट भी किया, क्लियर किया। देखिए उसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई का जो हाल है, देश की जनता जिस तरह से दुखी है, परेशान है, नाराज है, श्रीलंका का भी उल्लेख किया कि श्रीलंका वाली स्थिति न बन जाए। साथ में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष की जिम्मेदारी यह है कि वहां संयम से काम हो। ये तो किरासन तेल तो जो छिड़का है बीजेपी ने, उसमें आग न लगे, इसके लिए राहुल गांधी ने कहा है कि हमको सही तरीके से ये एक समन्वय स्थापित करना पड़ेगा जहां गुस्से को सही दिशा में ले जाया जा सके। उसके बाद राहुल गांधी एक और बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि वो कहते हैं जो 60-70% जनता है जो बीजेपी को वोट नहीं करती है, हम उनके सामने जाएंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे और उनको जोड़ेंगे। उसमें अभी देखिए, जिसे जब उदयपुर में हुआ था शिविर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि विपक्ष के साथ हम नहीं है या विपक्ष विचारधारा उनके पास नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने कहा उसमें देखिए, उन्होंने कहा है कांग्रेस और विपक्ष दोनों मिलकर के 60-70% जनता के साथ काम करेंगे।
तो देखिए, एक बात तो अब जिसे हम लोग समझ रहे हैं और राहुल गांधी भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो 35-40% जनता जो बीजेपी का कोर वोटर बन चुकी है, जिनके पास हिंदूवाद जो है, जिनके पास ये सबसे बड़ा एजेंडा है, उसको वो समझ रहे हैं कि समझाना आसान नहीं है। पहले हमको उनको टारगेट करना है जो 60-70% जनता बीजेपी के खिलाफ है। तो ये एक अच्छी बात, एक दृष्टि दिखाई पड़ती है साफ साफ। फिर देखिए, वो कह रहे हैं कि जो महंगाई की जो उन्होंने बात कही है, आप बीजेपी क्या कर रही है? अभी क्या 200 रुपए क्यों कम कर दिया उसने दाम? पेट्रोल डीजल के दाम क्यों कम कर दिए? अगर किरोसिन तेल नहीं छिड़का हुआ है देश में तो कम क्यों कर रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? उनको तो बढ़ा के जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, है ना? तो सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री ने अभी भाषण दिया 2 दिन पहले, अपने 25 साल का एजेंडा रखा अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उन्होंने क्या कहा? आप ये देखिए, एक बेसिक फर्क है। कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज राहुल गांधी, और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी रही जिसमें नेहरू और गांधी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे। बीजेपी जिसको आज लीड कर रहे हैं मोदी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन, उनके दर्शन, और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनके दर्शन को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो गांधी और नेहरू का दर्शन चिंतन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दर्शन चिंतन, ये अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि बीजेपी देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है और कांग्रेस की दिशा क्या थी। तो राहुल गांधी या उनके साथ जो और भी नेता गए हैं, कई पार्टियों के जो नेता गए, येचुरी साहब गए हो या मनोज कुमार झा गए हो या और जो भी लोग गए, मोहित्रा गई हो, वो एक ये भी साबित करता है कि विदेश में ये लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में जो चल रहा है उससे विदेश में भी लोग चिंतित हैं, और उनको लग रहा है कि भारत में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का माहौल चल रहा है, सरकार जिस तरह से साथ है, खास करके ज्ञानवापी का जो मसला हुआ है, ज्ञानवापी के बाद ये मसला और तेजी से बिगड़ा है दुनिया के सामने कि ये बिगाड़ रहे हैं सौहार्द। 1948 से जो अयोध्या का मसला था उसका एक समाधान जिस तरह से ढूंढा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम जो है निर्णय दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? तर्क के आधार पर नहीं दे रहे, आस्था के आधार पर दे रहे हैं। तो क्या न्यायालय अब आस्था के आधार पर चलेगा? और आस्था के आधार पर चलेगा तो क्या आस्था सिर्फ एक धर्म विशेष की आस्था को महत्व दिया जाएगा या दूसरे लोगों के विचारों को भी महत्व दिया जाएगा? दूसरी बात, अभी देखिए प्रोफेसर रतन लाल जी को अरेस्ट किया गया कि शिवलिंग के बारे में पता नहीं क्या क्या लिख दिया, क्या क्या बोल दिया। ये जो बातें बोली है कोई पहली बार थोड़ी कही गई है, हमारे शास्त्रों में बड़ा खुलकर के इन चीजों को लिखा गया है। अम्बेडकर साहब ने हिंदू धर्म के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या बीजेपी अम्बेडकर के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखती है? बोल सकती है? नहीं बोलेगी। इसके अलावा एक और मैं देख रहा हूँ संसद में अभी जो लोकसभा के सांसद हैं वो इनके बीजेपी के ही, उन्होंने क्या कहा था? राम को रम से राम की तुलना की थी, है ना, विस्की से किसी की तुलना की थी। तो इस तरह के लोग जो है जब इनकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो बड़े सही धार्मिक व्यक्ति हो जाते हैं, राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी पार्टी से दूर का व्यक्ति कोई बोल रहा था, और खास करके जब कांग्रेस के राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, उनके सामने सबसे बड़े अवरोध राहुल गांधी है। ये हिंदू राष्ट्र बनाना जो चाह रहा है, या हिंदू राष्ट्र भी नहीं कहिए, ये एक अराजकता का माहौल जो खड़ा करना चाह रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ जो है मंदिर की बात हो, बाकी किसी चीज की बात ना हो। मंदिर के अलावा ये भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते हैं, ये रोजगार पे बात नहीं करते हैं, ये शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं, ये किसी भी जनता की जुड़ी समस्याओं पे बात नहीं करते हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है मंदिर, और अगर बात होती है तो क्या होती? इसका निजीकरण कर दिया। अब देखिए राहुल गांधी अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं अडानी और अंबानी की। इस देश में सबकी संपत्ति घटती जा रही है, आम आदमी बेचारा गरीब होता जा रहा है। आज आप 200 रुपया क्यों सिलेंडर में कम कर दिए? आपको लगा ना कि लोगों की परचेजिंग पावर घटी है, आप क्यों घटा रहे हैं? लेकिन आप जिन उद्योगपतियों के साथ हैं उनका परचेजिंग पावर या कहिए उनकी संपत्ति कितनी गुनी बढ़ी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप जो है लगातार आप 45,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 50,000 स्कूल बंद कर दिए गए एक साल में सरकारी स्कूल, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। 45 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल करके वापस सरकारी स्कूलों में चले गए, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। आप बात क्या कर रहे हैं?
पूरे तौर पे आप केवल मंदिर की बात करते हैं, तो ज्ञानवापी मस्जिद को आप अगर फिर से मंदिर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या चाहते हैं कि अगले 25 साल तक फिर यही एजेंडा चले? मथुरा, ये काशी के बाद फिर मथुरा लेकर के आएंगे। तो इस तरह के एजेंडे का विरोध अगर सही तरीके से कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहे हैं, और राहुल गांधी इसीलिए इनके लिए सबसे बड़ा और खतरनाक काटा है, इसलिए राहुल गांधी पे हमला करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बातें कही हैं, उन बातों से स्पष्ट होता है कि जो उदयपुर में जो भ्रम की स्थिति लोगों को लग रही थी वो क्लियर है, और राहुल गांधी बहुत स्पष्ट है कि हमें किस दिशा में किस तरीके से जाना है। और मुझे बहुत अच्छी लगी बात ये कि वो केरोसिन तेल की बात कर रहा है। केरोसिन तेल ही उन्होंने कम बोला है, ये पेट्रोल की हालत है। आज जनता कब श्रीलंका, हम पिछले चर्चाओं में भी बात कर चुके हैं कि श्रीलंका के हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन गांधी नेहरू का देश है इसलिए वो स्थिति बनेगी नहीं, अहिंसा वाला देश है ये। राहुल गांधी धनंजय जी थोड़ा एक लाख राहुल गांधी ने वही कहा है कि हम जो है जनता के गुस्से को सही दिशा में ले जाएंगे और लोकतंत्र को सही तरीके से स्थापित करेंगे, सामाजिक जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बना के रखेंगे। जी प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी केरोसिन की बात करते हैं और यहाँ बीजेपी में आग लग जाती है। देश में आग लगने की बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है इस ढंग से कि एक चिंगारी जलेगी और देश जो है वो खाक हो जाएगा, यानी कि स्थिति बहुत भयानक है। और साथ में इससे बचने और बचाने के लिए विपक्ष को और कांग्रेस को सामने आना होगा, देश की जनता को जागरूक करना होगा, ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही है। चीन डोकलाम की बात की है, और डोकलाम और लद्दाख की तुलना इन्होंने, राहुल गांधी ने यूक्रेन और रूस से की है, बहुत सारी बातें। और इन बातों को जब राहुल गांधी रखते हैं तो यहाँ आग लग जाती है सत्तारूढ़ दल में। क्या कहेंगे? इस पूरे भाषण को आपने भी सुना है, क्या कुछ आपके नजरिए से? प्रेम कुमार जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी जी बोलते हैं तो आग लग जाती है बीजेपी में। ये बात आपने बहुत सही कही, और इसको अगर इस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं। देखिए, केरोसिन वाली बात पर आती है, सबसे पहले यहीं से बात शुरू करें कि क्या वाकई देश में केरोसिन छिड़का गया है, क्या ऐसी स्थिति बनी है कि बस एक माचिस की तीली की दरकार है और देश जल पड़े? तो हम ये देख रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं, ये नीमच की घटना ले लीजिए। एक हिंदू को ही मुसलमान बोलकर पीट कर मार देता है कि तुम कहीं मुसलमान तो नहीं हो। और ये अलग बात है, पीटने वाला व्यक्ति बीजेपी का है, ये इन सब बातों में नहीं जाते हुए, लेकिन हालात कैसे हैं? एक हिंदू की ही हत्या कर रहा है। इस आशंका शब्द मैं स्पेशली बोल रहा हूं कि वो कहीं मुसलमान ना हो। ये हालात हैं, सिम्टम्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, और हालात खराब जो होना शुरू हुए। आज ही एक खबर आपने देखी होगी, चल रही है कि एनकाउंटर जो हुआ था तेलंगाना में, वो एनकाउंटर में 10 जो पुलिसकर्मी थे उनको ये दोषी पाया गया है, यानी वो फर्जी एनकाउंटर था। मुझे याद है राजीव जी, 2019 की बात है, मैं टेलीविजन चैनल्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अकेला जूझ रहा था ये कहते हुए कि ये प्रवृत्ति गलत है कि जनता ताली बजा रही है, एनकाउंटर पर न जांच हुई न कुछ हुआ, बलात्कार और हत्या जैसी वो घृणित घटना थी, और उस घटना के विरोध में जांच होने के बजाय किसी को भी गोली मार करके लोग तमगे ले रहे थे। ये वो दौर था, चुनाव का भी वक्त था, और ये पूरे समाज को इस तरीके से वहशियाना समाज में बदलने का उदाहरण है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी, पुलिस को भी आप कातिल बना रहे हैं। इसका ये उदाहरण है। ये 19 से लेके 22 में आकर के ये प्रूव हो रहा है वो बात, लेकिन ये चीजें बहुत पहले से चल रही है। मॉब लिंचिंग तो और पहले से जारी है। 15-16 से हम देख रहे हैं लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं, और पूरा समाज जो है इस तरीके से इसमें डूबा है। ये पूरा देश मॉब लिंचिंग, दंगा, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़ना इस रूप में खराब हुआ है कि हम ये कह सकते हैं कि ये वातावरण जो है
केरोसिन छींट दिया गया है, बस माचिस जलने की बात है। आप देखिए इसी की अगली कड़ी है वो क्या बोलते हैं, बुलडोजर। बुलडोजर को इस तरह से पेश किया जाता है कि किसी का कोई भी गुनाह हो, बुलडोजर से उसका घर ध्वस्त कर दो, कोई कानून नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे। ये है देश में आग लगना कि हालत ये हो गई कि एक पड़ोसी का जाके घर से बुलडोजर से घर गिरा देता है। ऐसी घटना भी आ रही है। कोई कानून नहीं है, कोई देश नहीं है। ये स्थिति में जो धकेला गया है, राहुल गांधी के बयान को इसी संदर्भ में लिया जाना चाहिए। दूसरी बात इससे जुड़ी हुई ये है कि बीजेपी के नेता भी एक तरफ तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में केरोसिन की बात कर रहे हैं, आग लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो काउंटर दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 1984 से यही करती आ रही है। यानी भाषा उनकी भी वही है कि जिसकी वो निंदा कर रहे हैं। तो ये पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि देश से बाहर, विदेशी धरती से भारत का अपमान किया जा रहा है। क्या राहुल गांधी ने वास्तव में विदेश की धरती से भारत का अपमान किया? अगर स्वतंत्र विचार रखना, सम्मेलन में देश के बारे में चर्चा करना प्रतिबंधित है, तब तो ये निश्चित रूप से गलत है। लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगते हैं और वो हार जाते हैं, तो उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। आज बाइडेन से हमारे देश के वैसे रिश्ते नहीं है जैसे डोनाल्ड ट्रंप के समय में थे। इसका कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने वोट मांगे। 2014 के बाद से देश में सबसे ज्यादा विदेशी दौरे करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को देखा जाए तो ज्यादातर में उन्होंने हिंदुस्तान के विपक्ष को और पूर्ववर्ती सरकारों को कसूरवार ठहराया है। तो देश से बाहर भारत के विपक्ष की आलोचना करना, पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करना, और वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, वो तो विपक्ष की भी हैसियत में नहीं है। इसके बावजूद अगर जबकि देश का लगभग आम आदमी पार्टी और भाजपा को छोड़कर सारा विपक्ष वहां मौजूद था, इसके बावजूद राहुल गांधी की भाषा को, उनके भाषण को सबसे ज्यादा तवज्जो मिली है। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने सच कहा है, वो सच बयानी जो है वो सामने आई है। इससे बीजेपी डरी है, इसीलिए इतने सारे हमले हो रहे हैं। ये सिम्टम्स भी है, उस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। राहुल बयान का की अहमियत है। पहले दौर में मैं इतनी बात पर अपने आप को रोकता हूँ। जी प्रेम कुमार जी, जरा आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के केरोसिन वाले बयान जिससे आग लगी है बीजेपी में, जरा सुन लेते हैं केरोसिन वाले बयान पर, यानी केरोसिन पर या देश की राजनीति पर, देश की वर्तमान हालत पर, स्थिति पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी लंदन में हैं और एक विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, बुलाए गए हैं। और राहुल गांधी के साथ साथ न सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद भी वहां हैं और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी हैं, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, टीएमसी की नेता सांसद महुआ मोइत्रा हैं। ऐसे लोगों को बुलाया गया है। आज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने बहुत ही साफगोई के साथ बहुत सारी बातें रखी हैं और उनमें खासकर आइडिया ऑफ इंडिया और फिर आगे भारत कैसा देखना चाहते हैं, कांग्रेस कैसे इस देश पर राज कर सकती है, कांग्रेस एक विकल्प के रूप में कैसे अपने आप को खड़ा कर सकती है, और साथ साथ क्या भारत की आर्थिक स्थिति जो आज है, सामाजिक हालात जो हैं भारत के, और बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों पर बहुत ही खुल करके राहुल गांधी ने अपने विचार रखे हैं, सवालों के जवाब दिए हैं। और लेकिन बात यहां आती है कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, विदेश तो छोड़िए, देश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को इंटरव्यू दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किन लोगों ने इंटरव्यू लिए और कैसे उस इंटरव्यू को कंडक्ट किया गया होगा। लेकिन आप सीधा अगर एक नेता को पप्पू कह करके खारिज करने की कोशिश करते हैं
तो वो कितना उचित है। और देश की जो पॉलिटिकल जो सिनारियो है हमारे देश में, जो हमारे हालात हैं, जो हमारा संवैधानिक दायित्व है और लोकतंत्र जिस पर टिका हुआ है, और उस पर आप देखेंगे तो उस कसौटी पर पक्ष और विपक्ष दोनों को खरा उतरना चाहिए। खैर, बढ़े आगे और राहुल गांधी केरोसिन पर क्या कुछ कह रहे हैं जरा एक बार फिर से सुनते हैं। ये उन दोस्तों के लिए है जो बाद में जुड़े हमारे साथ, और फिर सीधा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा कुछ सवालों के साथ। पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, क्यों कह रहे हैं कि देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है। Employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down. जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, अमलेंदु उपाध्याय जी, कि ये हमारा काम है, अपोजिशन का काम है कि कूल डाउन करें, ये जो चिंगारी है उसे बुझाएं, उसे जलने न दें, आगे बढ़ने न दें। क्या कुछ कहेंगे अमलेंदु जी? तमाम बातें आप सुन रहे थे अभी हमारे चारों वक्ताओं ने जो अपने विचार रखे हैं, साथ में बहुत सारे साथी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख रहे हैं, उनके विचारों को भी लेंगे, लेकिन पहले आपके विचार। देखिए राजीव जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जितने भी पढ़े लिखे हैं, उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो मोदी जी हैं। तो उनसे बाकी जो नेता हैं वो सब उनसे कम पढ़े लिखे हैं, तो उसी तरीके की बातें सब करते हैं। गौरव भाटिया को अगर अंग्रेजी समझ में आती होती, मुझे लगता है आती ही होगी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं वो, और कायदे से अगर उन्होंने सुन लिया होता राहुल गांधी की बात को, तो मुझे लगता है कि शायद वो सुना नहीं, केवल उन्होंने जो अपना गोदी मीडिया है जो बताता रहता है कि केरोसिन छिड़क दिया, केवल इतना सुना उन्होंने, तो उन्होंने अपना उठा करके ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि भाई देश की स्थिति श्रीलंका जैसी ना बन जाए, इसके लिए विपक्ष को एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि जनता के गुस्से को सही तरीके से मोड़ा जाए और श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा ना हो। और इसके लिए कांग्रेस को, विपक्ष को मिलकर काम करना होगा कि जनता का जो गुस्सा है वो सही राजनीतिक दिशा में जाए, वो अराजकता की तरफ नहीं जाए। तो भाई इसमें राहुल गांधी ने क्या गुनाह कर दिया कह के? तो आपने जो परिस्थितियां बनाई हैं, सरकार ने जो परिस्थितियां बनाई हैं, जिस तरीके से बनाई गई, तो वो रास्ता निश्चित तौर पर श्रीलंका की तरफ ले आने वाला है। और ये बात तो आपके अफसरान थे, उन्होंने आपकी मीटिंग में कहा प्रधानमंत्री से कि श्रीलंका जैसी स्थिति ना बन जाए, जो सरकार की नीतियां उनके चलते हुए। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि भारत को श्रीलंका ना बनने दें, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के देश की बुराई कहां से आ गई? और भारतीय जनता पार्टी की बुराई करना कोई गुनाह भी नहीं है। विपक्ष है उसकी बुराई करेगा ही करेगा, निश्चित तौर पे उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसे करनी चाहिए, निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की बुराई क्या? अगर इस देश के खिलाफ कोई भी पार्टी काम कर रही है, वो चाहे सरकार में हो चाहे सरकार के बाहर हो, तो उसकी निंदा करना हर आम नागरिक का कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है और राहुल गांधी का भी कर्तव्य है। तो राहुल गांधी एक नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए इस बात को कह रहे हैं कि भाई देश जो है वो श्रीलंका ना बनने पाए, इसके लिए इसको और समूचे विपक्ष मिलकर काम। कुल मिला के मेरी बात समझ में आई, हो सकता है मेरी समझ कम हो, भाटिया की ज्यादा हो, मोदी जी की उनसे भी ज्यादा हो, ये हो सकता है, लेकिन कुल मिला के बात जो राहुल गांधी कही वो यही सब मिलाकर के आई है। दूसरा, मीडिया को लेकर के राहुल गांधी ने बात कही, उन्होंने, हम लोग शायद उसे दिखा नहीं पाए, उन्होंने कहा कि पूरा मीडिया 100% मीडिया जो है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा एक तरीके से कर लिया है। यह भी उनको इस इंटरव्यू में है। और ये बात सही है कि पूरा 100% मीडिया जो है जिस तरीके की बातें कर रहा है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के एक माउथ पीस की तरीके से बातें कर रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात कह दी जिसपे इतना ज्यादा जो है आग बबूला भारतीय जनता पार्टी हो जाए, हमारा मीडिया जो इतना ज्यादा आग बबूला हो जाए। जी राजीव जी कह रहे हैं मीडिया के बारे में और देश के, उन्होंने कहा है कि देश में बढ़ते ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन और मीडिया पर बीजेपी ने पूरी तरह से
काबू कर लिया, कब्जा कर लिया है। और इसके कारण अगर आप 4-5 घंटे तक भारतीय न्यूज चैनल देख रहे हैं तो भी आपको एक भी बार मोदी जी के अलावा कोई और नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आप मोदी जी देखेंगे, मोदी जी की सरकार को देखेंगे, और पूरी की पूरी तरह से दो चीजें, एक पोलराइजेशन और दूसरा मीडिया, ध्रुवीकरण और मीडिया, दोनों को इस ढंग से कब्जे में किया गया है। यानी ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना और मीडिया को अपने कब्जे में करना, इस बात में कोई दो राय है क्या? पीयूष पंत जी, क्या लगता है आपको? इस पर भी आग बबूला, लेकिन बात तो सही है। और जब ये बात रख रहे थे, भी थोड़ी देर में सुनाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट हैंड, लेकिन जब ये बात कह रहे थे तो सीताराम येचुरी वहीं बैठे हुए थे सामने दर्शक दीर्घा में, और उनसे पूछ भी रहे हैं क्या लगता है आपको, आप क्या कहेंगे इस पे। और सीताराम येचुरी को थोड़ा मजाकिया लहजे में राहुल गांधी ने ये भी बोला कि शायद मेरी बातों से आप सहमत भी होंगे। तो ये स्ट्रक्चर, ये सब कुछ कहा जा रहा है। उसके अलावा कह रहे हैं राहुल गांधी कि हमें ये भी कबूल करना होगा कि आरएसएस ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है जो बड़ी आबादी के बीच फैल गया है। हमें यानी कांग्रेस और विपक्षी दलों को मिलकर एक ढांचा तैयार करना होगा जो उन 60-70% लोगों को, 60-70% लोगों के बीच और भी आक्रामक तरीके से जाएं, और जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं उनके बीच हमें पहुंचना होगा। और जो अभी जो स्ट्रक्चर है ध्रुवीकरण का, उसको हमें तोड़ना होगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। क्या बुराई है इसमें, और इससे आग क्यों लगती है बीजेपी को? पीयूष पंत जी। राजीव जी, आग इससे लग रही है कि उनकी इससे जो है नेक पर जो है ढीली हो जाती है, पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है राहुल गांधी ने पूरी तरीके से, और जो यथास्थिति है उसका वर्णन किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो आंकड़े तक भी देखिए आप, संसद में भी जो है आंकड़ों की हेराफेरी करती है, और जो है कि झूठी बातें संसद तक में कह देती है। वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी जो है, और बाकी पब्लिक भाषण में तो आप छोड़ ही दीजिए, वहां तो इनको जो है ये पूरी वो मिल जाता है, जन समर्थन मिल जाता है, जिसमें जो चाहे वो बोल दीजिए आप और तालियां पिटवा लीजिए। लेकिन पार्लियामेंट तक में भी जो पार्टी जो है झूठे आंकड़े पेश करती है अपनी गलतियों को छिपाने के लिए और वस्तु स्थिति को सामने नहीं लाने के लिए, वो जब उसको एक्सपोज किया जाता है तो निश्चित रूप से उसकी एक हताशा है, उसका एक इरिटेशन है जो इस तरह से पैदा होता है, और वो उल जरूर जो है इल्जाम लगाने लगती है कांग्रेस पे और राहुल गांधी के ऊपर जो है। ये हकीकत है, हम और आप सब जानते हैं कि ये मीडिया किस तरह से, जो वही राहुल गांधी ने कहा और बहुत बेबाकी से कहा, जो वस्तु स्थिति है कि किस तरह से जो है कि पूरा कॉर्पोरेट के कब्जे में है, कॉर्पोरेट ही जो है फंडिंग करता है, और कॉर्पोरेट ने सारे जो मीडिया पे कब्जा कर लिया है, और वो किसके इशारे पे काम करता है ये सब जानते हैं। और जिस तरह का, वो छोड़ दीजिए, आप उसको भी मत मानिए, लेकिन जिस तरह का कंटेंट आ रहा है राजीव जी, जिस तरह की आपने भी देखा है, हम सब देखते हैं, जिस तरह की स्टोरी लाइन चलती है एकदम मिलती जुलती चलती है सब के सब, एज इफ कि ये ब्रीफ दिया गया है कि आपको यही लाइन, यही शब्द इस्तेमाल करने हैं, यही प्रेजेंटेशन स्टोरी का होगा, इसको हाईलाइट करना है, इसको नीचे गिराना है। आप देख लीजिए चैनलों को सुबह से लेकर शाम तक एक से स्टोरी चलेंगी, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली पूरी, मोदी जी के समर्थन वाली पूरी। तो ये तो खुद भी मीडिया के बर्ताव से, आप अखबारों को उठा के देख लीजिए, उनके बर्ताव से साफ लगता है कि वो किसके दबाव में काम कर रहे हैं या किसके कंट्रोल में है। यही राहुल गांधी ने कहा, 100% की बात करी उसने, हम तो ये मानते कि नहीं, 1% मीडिया भी जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसमें है, जो थोड़ा बहुत जो है दूसरा पक्ष भी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने तो पूरे 100% इस बात को कह दिया। और निश्चित रूप से ये बात, उस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत बात उन्होंने कही है। तो ये इसीलिए देखिए जो चीजें हैं उनको राहुल गांधी ने जिस बड़ी बेबाकी से, तरकीब तरीके से, और ये भी उन्होंने कहा, जो बात आपने कही कि किस तरह से पूरा का पूरा संघ का जो स्ट्रक्चर है वो जो है, उन्होंने ये भी माना, उन्होंने कहा कि उनके पास संघ का स्ट्रक्चर है, और जो है कि वो चीजों को जनता तक ले जाते हैं, पूरी चीजों को, और हमारे पास वहां पे कमी हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है कि हम संघ नहीं होना चाहेंगे, हम कैडर बेस्ड पार्टी नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि कैडर बेस्ड का क्या जो होता है कि वो उसका क्या होता है कि उसमें जो है कि जनता
फिर जो है कि जो आपने वर्कर को बता दिया, 2 शब्द दे दिया, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें इसको जो है ये बोलना है कि ये जो है फव्वारा में शिवलिंग है, तो तुम्हें बोलना ही बोलना है, इसमें तुम्हें अपना तर्क नहीं लगाना है, तुम्हें बस जो वो कहा गया वो। तो वही बात उन्होंने यहाँ तक की जो है कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में भी कही और सीताराम येचुरी की भी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात कही। तो निश्चित रूप से काडर का ये होता है, काडर जो पार्टी समझा देती है, काडर बनाया इसलिए जाता है कि वो चीजों को नीचे तक ले जाए और उसी तरह से ले जाए जिस तरह से जो है कि जो ऊपर जो शीर्ष है उसको बताता है चीजों को। तो उसमें साफ बातें कही गई है। मुझे लगता है देखिए जो बातें उन्होंने कही है राहुल गांधी ने, और उन्होंने मास लीडर तक पहुंचने की बात भी कही है, उन्होंने लोगों तक पहुंचने की बात कही है कि हमें जनता तक जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा और इन नीतियों को समझाना पड़ेगा जो कांग्रेस की नीतियां हैं। तो वो ये बात सही है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये जो है कि ये एक बातें हैं, वो भी जानती है कि सही बातें हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी असफलताओं की गाथाएं हैं ये जो हो रही हैं, जो अगर जो केरोसिन निश्चित रूप से डाला हुआ गया है और ये है, लेकिन वो जानबूझ के डाल रही है क्योंकि वो चाहती है कि एक दिन ब्लास्ट हो ये और जो है आग लगे, इसमें वो रोटियां सेके, राजनीतिक रोटियां सेके। इसी की तरफ इशारा किया है राहुल गांधी ने और ये समय रहते लोगों को समझ जाना चाहिए और उसमें मिलकर काम। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए उन्होंने कहा है कि एक उनका क्रिटिसिज्म हुआ था अभी जो चिंतन शिविर में, जो बात उन्होंने कही कि रीजनल पार्टीज का उन्होंने अपमान किया है, उन्हें कुछ नहीं समझा है, कांग्रेस को मारा। उन्होंने कहा कि नहीं, डीएमके का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए डीएमके तमिलनाडु में है, उसकी पहचान है, उसका अपना वजूद है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस नेशनल लेवल पे इनेबल करती है इन रीजनल पार्टीज को कि वो जो है राष्ट्रीय स्तर पे अपनी जो एक धमक बनाए, वहां पे अपनी पहचान बनाए, अपने को लाए एक आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी साफ साफ कहा कि देखिए नेशनल लेवल पे 2 आइडियोलॉजी है, एक राष्ट्रीय जो है विचारधारा है वो कांग्रेस की है और एक भाजपा की है। तो इसमें हम अपनी विचारधारा में जिसमें लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं। तो बहुत स्पष्ट रूप में राहुल गांधी ने चीजों को कहा और मुझे लगता है वही कहा जो कुछ घटित हो रहा है, इसमें 2 राय नहीं है। देखिए और उन्होंने थोड़ी बातें आगे की भी कह दी, खासकर डीप स्टेट की बात जो है अभी उतना मुझे लगता है कि वो कुछ ज्यादा बात कही गई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि शायद वही स्थिति बन जाए। हालांकि उसका एक हिस्सा हम देख रहे हैं जिस तरह से कॉर्पोरेट के प्रभाव में जो है कि सरकारी नीतियां बन रही है, कोई चाहे एग्रीकल्चर पॉलिसीज ले लीजिए, दूसरी पॉलिसीज ले लीजिए, कॉर्पोरेट जिस तरह से फाइनेंस कर रहा है, जिस तरह से गाइड कर रहा है, जिस तरह से हाल ये सारे जो रिसोर्सेज हैं स्टेट के रिसोर्सेज को अपने कर रहा है, उसको दे दिया जा रहा है ऑन अ प्लेटर दिया जा रहा है कॉर्पोरेट को पूरा का पूरा। तो ये निश्चित रूप से दिखाई देता है कि कहीं न कहीं डीप स्टेट है कि वो उस तरफ बढ़ रहा है देश। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को समझना बहुत जरूरी है, खासकर ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। वो लोग तो राहुल गांधी को समझना जरूरी है जो चाहते हैं कि देश जो है उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे 1947 में इस देश के लोगों ने तय किया था, एक संवैधानिक रास्ता, एक जो है बहुल संस्कृतिवाद का रास्ता, उसकी तरफ जो है देश ने तय किया था जाने का। उसकी तरफ अगर जाए तो राहुल गांधी को समझना होगा और उनको फॉलो करना होगा। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। जी प्रेम जी। मैं अपनी पहली बारी मांग रहा हूं तो वो अपडेट करना मकसद है और इस विषय में इससे संबंधित भी है। प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्वीट किया है 4-5 मिनट पहले 2 बातें ट्वीट की हैं। वो जो खबर आप ब्रेकिंग में चला रहे हैं पेट्रोल डीजल वाली खबर, आज देखिए उससे मैं रिलेट करता हूं कि आज सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी की खबर है जो उन्होंने देश को एड्रेस किया। और इस चाहे कितना भी बड़ा गोदी मीडिया क्यों ना हो, वो राहुल गांधी पर बात कर रहा है, उनकी कही गई बातों पर बात कर रहा है। अब इसका जो नुकसान है, राजनीतिक नुकसान, उसको बैलेंस करने के लिए ये आप पेट्रोल डीजल का दाम आप तुरंत देख रहे हैं, ये बात है। और उसको तुरंत अभी नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट में दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये उज्ज्वला योजना हैज हेल्प्ड crores of Indians, especially women. Today's decision on Ujjwala subsidy will greatly ease family budgets. ये एक ट्वीट हुआ जो कि वो बता रहे कि अब इसी से काउंटर सवाल भी उठते हैं।
अगर यही इतनी आपको उज्ज्वला योजना की फिक्र है, महिलाओं की फिक्र है, तो ये स्थिति क्यों आई कि दाम जो है 1000 से ज्यादा सिलेंडर के हो गए। सारी सब्सिडी जो दी जाती थी खत्म हो गई। सब्सिडी देना गुनाह आप बता रहे थे और आज आप 200 रुपए सब्सिडी लेकर आ गए। दूसरा ट्वीट जल्दी मैं जिक्र कर रहा हूं। इट इज ऑलवेज पीपल फर्स्ट फॉर अस। Today's decision, especially the one relating to a significant drop in petrol and diesel prices, will positively impact various sectors, provide relief to our citizens and further ease of living. Ease of living का उन्होंने टर्म टॉस किया है और कहा है कि पेट्रोल डीजल की हर बूंद जो है जीवन के हर एक सेक्टर को ठीक करने में काम आएगी। मोदी जी, 28.5 लाख करोड़ रुपए जो आपने पेट्रोल डीजल से जनता से लिए हैं, छीने हैं पॉकेट से, उससे ईज ऑफ लिविंग का क्या हुआ, इसको भी बताएंगे। तो जो उनका स्पष्टीकरण आया है, उसी स्पष्टीकरण में वो सवालों में भी घिरते नजर आ रहे हैं। और मैं यही बात बोलने के लिए इंटरप्ट किया कि खबर एक तो पहले आपको बता दी जाए, दूसरा उसका इंटर रिलेशन भी बताया जाए अपने दर्शकों के लिए। जी जी, क्या कहेंगी ये दोनों? शुरुआत में भी मैंने ये जो ब्रेकिंग उस समय ही आई थी निर्मला सीतारमण के एक के बाद एक 12 ट्वीट, और उसमें न सिर्फ पेट्रोल डीजल से एक्साइज कम करना बल्कि सब्सिडी वाले जो सिलेंडर हैं उस पे 200 रुपये पर सिलेंडर सब्सिडी, 12 सिलेंडर की बात करना, फर्टिलाइजर की बात करना, तमाम बातें। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर ट्वीट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जब लंदन से, कैम्ब्रिज से संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो वहां देश की जो हालत है उसकी चर्चा कर रहे हैं। दोनों बातें, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ देश की सरकार और देश में जो कुछ हो रहा है, ऐसे हालात पर राहुल गांधी के विचार और कहां कांग्रेस कुछ कर सकती है, क्या कुछ कर सकती है, विपक्ष क्या कुछ कर सकता है, इस पर राहुल गांधी की चर्चा। क्या कहेंगी? और अब इस महंगाई की रफ्तार को रोकने के लिए जो कोशिश हो रही है, इस पर। जब विपक्ष सक्रिय होता है तो इस तरह की अच्छी खबरें जनता के हक में आई जाती हैं। आज जो आया है ये वाकई एक हम एक तरफा नहीं होंगे, ये एक अच्छी शुरुआत है। विपक्ष उधर राहुल गांधी बोले हैं और इधर देश में अच्छी खबर आई है, तो ये एक अच्छा बैलेंस है। दूसरा, जो उज्ज्वला योजना में जो सब्सिडी की बात की जाए तो ये बिल्कुल बंद थी और कई महिलाएं जो है, कई खासकर से निम्न वर्ग की महिलाएं आपस में आकर या अपने जिनसे वे बातचीत करती हैं उनसे आकर पूछती थी कि आखिर ये सब्सिडी कहाँ गई, क्या नहीं मिल रही है, क्या कब से मिलेगी, क्या बैंक वालों ने खा ली। इस तरह के तमाम सवाल जो है, एक योजना जब शुरू होती है और जब एक योजना जो है वो अचानक गायब हो जाती है तो कई तरह की परेशानियां जो है वो निम्न वर्ग झेलता है। और दूसरी बात जो है, राहुल गांधी जी के भाषण में मुझे चीन का जिक्र भी होता नजर आया। चीन के बारे में उन्होंने, देखिए, एक चीन जो है इस समय भारत की आंख की सबसे बड़ी किरकिरी है और शायद अमेरिका की आंख की भी। तो चीन के बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि एक साल में सीमेंट का प्रोडक्शन जितना चीन ने किया उतना एक सेंचुरी में जो है वो यूएसए ने किया है। तो आप देखिए चीन का वर्कफोर्स, चीन का कहाँ ठहरता है चीन अपने प्रोडक्शन में। तो उन्होंने कहा कि भाई जनता को सुविधा है, जनता को पैसा है, तो ये चीन तो है यहाँ बेहतर कर रहा है और चीन सबसे बड़ी बाधा है ही। और दूसरी बात जो आप देखिए इसी चीन को लेकर, अब चूंकि जायज सवाल है कि चीन तो भारत में दखल दे रहा है, भारतीय सीमाओं में, खासकर पेंगोंग लेक जो है वहां उसका जो है एक कंस्ट्रक्शन भी तैयार है। तो उसको लेकर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है तो वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमारी जो है इसमें तटस्थ नीति और पॉलिसी में कहीं कुछ कमी है। फिर एक सवाल और आता है कि हमारे जो IFS जो है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जो अधिकारी हैं, वो इन दिनों एरोगेंस में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो आवेश में नजर आते हैं। चाहे वो किसी भी मसले का सवाल उनसे किया जाए, चाहे यूएसए में उनसे ये पूछा जाए कि इन दिनों जो है भारत में जो है मानवाधिकार जो है वो लगातार जो है हनन हो रहा है उनका, तब वो जवाब देते हैं कि IFS में कोई कमी नहीं है, हमारा फॉरेन सर्विसेज बहुत प्रतिभाशाली जो है पूरी वर्कफोर्स है, लेकिन
दुर्भाग्य ये है कि जिन्हें चुना जा रहा है वो सिर्फ वही होते हैं जो एक तरह से जो है वो पपेट की तरह बात कर सकें, जो सरकार की मंशा को जो है वो आगे रख सकें। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से कई सवालों के जवाब जो है राहुल गांधी ने सिर्फ जो है वो केरोसिन की बात नहीं की है, कई मुद्दों पर जो है बेबाक राय रखी है। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, जो फिर से कहा जाएगा कि विदेशी भूमि पर जो है कहा गया, तो देखिए यहाँ ही का उदाहरण दीजिए आप, अभी चिंतन शिविर हुआ और राजस्थान में ही जो है वो मंथन शिविर भी हुआ भाजपा का। तो हेडिंग किस तरह से होते हैं, यलगार, जब नड्डा साहब बोलते हैं तो यलगार होती है, और जब कांग्रेस बोलती है तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने कहा है कि भाई जो है विपक्ष जो है वो उनके साथ जो है गठबंधन नहीं करेंगे। राहुल गांधी की यही बात है कि एक बात जो उन्होंने बोली है कि जो भारत जो है वो स्टेट्स का जुड़ा हुआ मिला हुआ रूप है, कई स्टेट्स से मिलकर जो है हमारी यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो बनी है। हम एक देश के तहत आते हैं, इन सबको मिलाकर, यानी हर प्रदेश की अपनी खासियत, हर प्रदेश की अपनी खूबी, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, तो इन सारी खूबियों के साथ जो है ये देश बनता है। और आप इसको एक लाठी से नहीं हाँक सकते, आपको सबके जो है आइडिया सुनने पड़ेंगे, उसके बाद फैसले लेने होंगे। कोई एक फैसला जो है आप ऊपर से चलाकर पूरे देश को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल गांधी के जो मीडिया पर जो कमेंट है राहुल गांधी का, वो उस समय हम लोग नहीं सुना पाए थे। जरा सुनाना चाहूंगा, जो साथी बाद में जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी। राहुल गांधी मीडिया को लेकर, आरएसएस को लेकर के, बीजेपी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। और सीधे फिर आना चाहूंगा धनंजय कुमार जी, आपके पास थोड़ा सा आप लोगों का समय चाहूंगा। बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की है, लेकिन जरा ये सुन लेते हैं मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, और फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। Polarization and total dominance of media, right? If you spend 4 or 5 hours looking at Indian television, you'll find you only see Mr. Narendra Modi. You certainly won't see my friend Yechuri ji on television. In fact, I don't think you've ever been on television. I mean, not to be mean, I'd love to see you on television, but I don't think they would like to give that perspective, you know. But turning to Also there's another thing which one has to accept, which is that the RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure. And we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP. And we need to do it together. तो ये आपने सुना राहुल गांधी मीडिया पर जो कुछ कह रहे थे शुरुआत में, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और मीडिया में, और सामने बैठे सीताराम येचुरी के लिए कि सीताराम येचुरी को भी आप नहीं देखे होंगे टेलीविजन पे। तो बात सीधी यही है कि मीडिया क्या कुछ कर रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग इस पर चर्चा कर भी रहे थे, लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है कि राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगता है, जिसकी ओर इशारा कर रही थी वर्षा मिर्जा जी, कि राहुल गांधी के ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं। आज ही कहा जा रहा था कि जयचंद की भूमिका में हैं, देश की बात विदेश में ले जाकर जाते हैं और वहां करते हैं। लेकिन बात तो बंदा सही कहता है, तभी तो जयचंद कह रहे हैं। आप क्या बोलेंगे धनंजय जी कि बात तो सही कही जा रही है, घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी भी कह रहे हैं आप अगर, तो घर का कुछ भेद तो है, तभी तो आप इतने पाक साफ तो नहीं है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है, गुडी है, और वहां जाकर के ये अपने मन से कहानियां गढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कहानियां तो गढ़ नहीं रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, और आगाह कर रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाए, आगाह कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की ऐसी स्थिति ना हो जाए हमारे देश में। चीन क्या कुछ कर रहा है इसके बारे में भी अभी इशारा कर रही थी, बता रही थी वर्षा जी, और यही बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, भारत का जो मीडिया है वो मोदी जी का भोंपू है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको बहुत जोर जोर से फैलाता है। इसके अलावा भारतीय मीडिया का भी कोई काम नहीं है। अब ये समझिए कि जो हो रहा है इस देश में, वो भारतीय मीडिया कुछ ही बोले, लेकिन अमेरिका हो या श्रीलंका हो या किसी देश में वो पहुंच रही है सच्चाई। सब लोगों को पता चल रहा है कि भारत में हो क्या रहा है। इसलिए जो आंकड़े आते हैं कि गरीबी के स्तर पर या सामाजिक
सांप्रदायिक सौहार्द के लेवल पर भारत का क्या स्टेटस है वो दिखाई पड़ता रहता है। तो दुनिया के देश, दुनिया के सब लोग भी देख पा रहे हैं कि भारत की स्थिति क्या है। जैसे हम श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, तो क्या भारत की स्थिति दुनिया के लोग नहीं देख पा रहे हैं? सब देख रहे हैं। आप मीडिया में जितना भी ढोल बजाते रहिए कि बहुत तरक्की कर रहा है देश हमारा, और फलाना हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है कि ये मंदिर के चर्चा के अलावा जो एक सामाजिक सौहार्द है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। और मीडिया ने जिस तरह से माहौल बना दिया, एक अविश्वास का माहौल बन गया। मैं सच बताऊं, ये एक अविश्वास का माहौल है, और वो माहौल ये है कि ये कुछ भी बोलेंगे लोग उसका अलग अर्थ निकाल रहे हैं। लोगों को लग रहा है यार ये तो, अब कल को ये स्थिति आएगी कि कल ये सच भी कुछ बोलेंगे ना, तो लोगों को लगेगा कि नहीं ये झूठी बोल रहा है। वो भेड़िया आया वाली कहानी इनके साथ होने जा रही है। तो पब्लिक जो है, जो यहाँ पे फेस कर रही है केवल एक मसले को लेकर के, मंदिर मस्जिद और मुसलमान को लेकर के, कितने दिनों तक बेवकूफ बनाइएगा लोगों को। फाइनली आप जो है, आप 8 रुपए पेट्रोल और 6 रुपए डीजल में एक्साइज ड्यूटी जो कम कर रहे हैं, 200 रुपया सिलेंडर में कम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? कल तक तो आप बोल रहे थे कि ये पैसा देश के विकास में जा रहा है और हर आदमी को योगदान करना पड़ेगा। तो भाई योगदान तो कर रहे थे लोग, आपके 40% लोग तो लगातार वोट दे ही रहे थे आपको, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और ये जो सुविधा दे रहे हैं उसमें तो उन लोगों को लाभ ज्यादा मिलेगा जो 60%, 60%, 70% लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। तो क्या उनके लिए आपने कम किया है? क्योंकि आपके तो समर्थक कह रहे हैं कि महंगाई चाहे कहीं जाए, 400 रुपए लीटर हो जाए पेट्रोल, हम जो है बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि मुसलमानों को इस देश से भगाना है। तो आप क्यों उनकी बात नहीं कर रहे हैं? आप क्यों कम कर रहे हैं दाम? वो इसलिए कम कर रहे हैं कि आपकी खुद को आपके गिरवान में जब झांकते हैं, जब आप रात में सोने जाते होंगे बेड पर, वो मोदी जी चाहे संघ के जो बड़े नेता हैं, उनको समझ में आता होगा कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। आप सावरकर की बड़े तारीफ कर दीजिए, गोडसे के लिए मंदिर बनवाने की बात कीजिए, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि सावरकर महान थे या गांधी महान थे, गांधी महान थे या गोडसे महान थे, दुनिया को ये बात पता है। तो आप जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन और मनन जो है सामने रखना चाहते हैं दुनिया के, दुनिया जानती है कि उनका चिंतन और उनका जो है मनन क्या है। तो ये जो कह रहे हैं आज खुद ही एक्सपोज हो गए, इनको अपनी ही आकृति बता रही है कि तुम झूठ बोल रहे हैं। जैसे गोलमाल एक पिक्चर आई थी, गोलमाल में अक्सर आता था, बैकग्राउंड से आवाज आती थी, गोलमाल है भाई साहब गोलमाल है। तो इनको गोलमाल खुद ही सुनाई पड़ता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब जो है कंफ्यूजन की स्थिति इनके सामने खड़ी हो जाएगी। और 2024 ये चाहे कितना हार्दिक पटेल को लेके आए, जाखड़ को लेके आए या फलाना को लेकर के आए, जनता का क्या इलाज है? जनता के सामने क्या विकल्प लेंगे? तो जनता को आप मंदिर मस्जिद करके बहुत दिनों तक बरगला करके नहीं रख सकते, क्योंकि एजुकेशन के स्तर पर, महंगाई के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर हर जगह आप फ्लॉप है। और आप एक और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने कहा था कि जो है हमने 84-80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया। अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या कहा वहां आपने कह दिया कि भाई जिन लोग जो इस अपात्र है, और अपात्रता की आपने व्यवस्था कायम की कि इस तरह के लोग अपात्र होंगे। तो आप 90% लोग, या कहिए कि 95% लोग अपात्र हो जाएंगे। आप उनसे कह रहे हैं कि हम राशन के जो रेट है, जो बाजार में रेट है, उस हिसाब से हम उनसे वसूलेंगे जितना अनाज दिया है, और अगर नहीं दे पाए तो उनके घरों की कुर्की करेंगे। तो भाई आपको जिन्होंने वोट दिया उनके लिए क्या कर रहे हैं? तो ठीक है आप राहुल गांधी को गाली दीजिए, लेकिन जनता जो है, जो इसका शिकार होगी, वो भी तो देख रही है कि भाई बीजेपी के राज्य में हमको खाली मंदिर में घंटा बजाने के लिए बुलाया जा रहा है, या हमको भोजन भी मिलेगा। तो क्या भोजन, मंदिर के प्रसाद से पेट भरेगा? मंदिर में भजन गाने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? क्या मंदिर में गीता का पाठ करने से हमें जो है डिग्रियां मिल जाएगी? ये सब सोचना जरूरी है। और जनता ये सोच रही है कि देश को ये जहां ले जा रहे हैं वहां अंधेरा है, और अंधेरे में सिर्फ जो है भजन सुनाई पड़ने से उजाला नहीं आएगा। अब दीपो भर भव, स्वयं दीपक बनो। स्वयं दीपक तब बनेगा इंसान जब उसके सामने सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द जो है बना रहेगा। हम दूसरे को मारने की सोचेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, ये कल्पना ही फिजूल है। हम नहीं बच सकते दूसरों को मार करके। तो ये जो कह रहे हैं, ये जो बवाल मचा रहे हैं, जो मीडिया के सहारे कह रहे हैं, इसका जो क्या कहते हैं, जो बैलून है फटने वाला, बुलबुला जो है फूटने वाला है, बरसात खत्म होने वाली है।
इसके बाद जो है दुर्गा पूजा आएगी, दुर्गा पूजा से माहौल देखिए बदल जाता है ना। तो ये सब बदलने वाला है और इसलिए चिंतित है कि दुर्गा पूजा आने वाली है, बरसात का समय खत्म होने वाला है, इसलिए वापस जो है सब सही होने वाला है, इसलिए ये बवाल मचा रहे हैं और इस बवाल में खुद फंस गए हैं। प्रेम कुमार जी, एक सवाल, ये बहुत वाजिब सवाल अभी धनंजय जी भी कह रहे थे और आपने भी जब पेट्रोल डीजल की कीमत वाली बात और प्रधानमंत्री के ट्वीट वाली बात आपने रखी थी, तब भी प्रधानमंत्री जी और उनके जो अनुयायी हैं देश में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो चुका है और बिल्कुल सही है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही थी और जो टैक्स की बात आती है तो यही कहते हैं कि देश की तरक्की में आपके जेब से अगर कुछ पैसा जाता है तो वो दे देना चाहिए। महंगा अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर महंगी हो रही है तो उसमें कोई बात नहीं है। अब आप उसको पीछे लेके जाते हैं। आप याद कीजिए, थोड़ा और पीछे चलते हैं, किसानों के आंदोलन को हमने देखा, 13 महीने का आंदोलन, और उस आंदोलन के दौरान किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन वन फाइन डे आप आते हैं और कहते हैं कि नहीं जी ये तीनों कानून हम वापस ले रहे हैं। इसलिए वापस लिया क्योंकि इन तीनों कानूनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो थी, इसीलिए तो किसान भी बैठे हुए थे और किसानों की मांगों को आपने मान लिया। आज आप 9.5 रुपये और 7 रुपये की कीमत जो कम की है पेट्रोल डीजल में, जिसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आप बढ़ा के रखे हुए थे और अब आपको लगता है कि नहीं, जो बात धनंजय कुमार जी कह रहे हैं कि आने वाले समय जब फेस्टिवल सीजन शुरू होगा, दुर्गा पूजा, उससे पहले 15 अगस्त के पहले से ही, रक्षाबंधन के समय से ही फेस्टिवल शुरू हो जाता है हिंदुस्तान में और तब परिस्थितियां और भी विकराल रूप ले सकती हैं। क्या ये डर है और ये वर्तमान सरकार सत्तारूढ़ दल का डर है जिसकी बात आज हम राहुल गांधी के रूप में या राहुल गांधी की जुबानी सुन भी रहे हैं और वही प्रहार वहां से राहुल कर रहे हैं और यहाँ बचाव की मुद्रा में बीजेपी सरकार दिखाई दे रही है। और क्या आने वाले समय में प्रेम कुमार जी हम इस सरकार को और भी बचाव की मुद्रा में देखने वाले हैं, जिसमें जीएसटी की बात भी हो सकती है, जिसमें और भी कई बातें हो सकती हैं। नोटबंदी हमने देखी, जीएसटी देखी हमने, कोरोना काल में महामारी के दौरान हमने बहुत कुछ देखा है और हर जगह सीना चौड़ा करके 56 इंच की बात करके आप आगे बढ़ते गए और जीतते गए हैं और आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, जनता मानेगी। लेकिन अब तो आप उल्टा, आपकी दिशा जो है उल्टी दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? जी राजीव जी, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने रखा है, बेहद महत्वपूर्ण। मैं हमेशा ऐसा नहीं बोलता, अभी इसलिए बोल रहा हूँ। राहुल गांधी के भाषण में जो दिख रही है बात, वो अगर बीजेपी को 38% वोट हिंदुस्तान में मान ले तो 38 और 62 ये जो डिवीजन राहुल गांधी कर रहे हैं और ये डिवीजन नहीं, एकजुटता के लिए ये बात, इसको आप इस रूप में जोड़िए। राहुल गांधी से जब ये सवाल होता है वो जवाब देते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो कि आप पेट्रोल डीजल से भी सोचिए, याद कीजिएगा बीजेपी का कैडर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने पर कहा करता था कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है मंदिर बनाना, महत्वपूर्ण है राष्ट्रवाद, महत्वपूर्ण है पाकिस्तान को जवाब देना और पेट्रोल डीजल पर महंगा हो रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कैडर था बीजेपी का, राहुल गांधी ने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कैडर नहीं खोजना है, नहीं बनाना है, क्योंकि हम भी फिर भारतीय जनता पार्टी ही हो जाएंगे। और वास्तव में ये उस सवाल का भी जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ जैसे आरएसएस जैसा संगठन है, वैसा ही कांग्रेस के पास भी एक आरएसएस जैसा संगठन होना चाहिए, तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी ही हो जाएगी। ये मैसेज दे रहे हैं राहुल गांधी और ये भी कह रहे हैं कि यूनिफिकेशन हो, स्टेट्स इंटीग्रेट हो आपस में, या जातियां आपस में जुड़े, धर्म आपस में जुड़े, अलग अलग भाषा के लोग जुड़े, क्योंकि हिंदुस्तान यही है। तो ये सब मिला करके जब हम देखते हैं तो राहुल गांधी ने जो ये भाषण दिया उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट और उससे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को फिर से, चूंकि हम मानते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स डायनामिक है किसी और पार्टी के मुकाबले, वो बहुत जल्दी अपनी नीतियों में अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव ले आती है, तो वो तुरंत इसका प्रतिकार करने के लिए भी बीजेपी खड़ी होगी और हो रही है। अब
पेट्रोल डीजल वाले मसले पर आप आए तो पेट्रोल जब राष्ट्र इसी से मजबूत हो रहा था कि कितना पेट्रोल डीजल से पैसा ले लिया जाए, 28.5 लाख करोड़ कुछ समय पहले तक का जो फिगर था जनता से वसूला गया और वो जायज था, तो आज वो पैसा जनता में आप क्या लुटा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में। आप अगर आप उस समय जायज ले रहे थे, पॉकेट काट रहे थे, और तो आज आप लुटा रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये एक प्रश्न है। तो इससे ये पता चलता है कि नीतिगत रूप से राहुल गांधी के भाषण, उनकी सोच और एक्शन प्लान क्या दिखेगा ये हम आगे समझेंगे, देखेंगे, लेकिन उसका डर जो है, उसका असर जो है, डर बोले या असर बोले अपनी अपनी सुविधा समझ लीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी पर दिखने लगा है। और वर्षा जी अभी सही कह रही थी कि विपक्ष जब एक्टिव होता है तो निश्चित रूप से सरकार को रास्ते पर आना पड़ता है। तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है। आज पेट्रोल डीजल के दाम जो रोल बैक नहीं भी कहें तो कुछ कम हुए हैं, सबसे वो टैक्सेस घटाए गए हैं। अब वो डिमांड होना चाहिए, अगला डिमांड विपक्ष का होना चाहिए, 28.5 लाख करोड़ कब वापस कर रहे हो, कैसे वापस कर रहे हो। और ये पेट्रोल डीजल की जो कमी दामों में दिख रही है, इसके बावजूद हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली नहीं है। जो पिछले कुछ समय पहले तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का हवाला देकर के आप हर रोज दाम बढ़ा रहे थे और चुनाव नहीं था तो उस वक्त ये बात आप भूल गए थे। उसी तरीके से अनाज में भी, संक्षेप में ही मैं बात कर रहा हूं, आप हड़बड़ी में है, मुझे आपके हावभाव से मैं एंकर को बहुत जल्दी समझ जाता हूं कि वो हड़बड़ी में, बहुत संक्षेप में कि वो जो अनाज वाली योजना है जिसके तरह तरह से सुनो 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 हो रहा है, डंका बज रहा है, बजाया जा रहा है और उनसे उनका हक वापस लिया जा रहा है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। तो अब बीजेपी को उस पर भी पुनर्विचार करना पड़ेगा, ये बात आज आप लिखिए। जी 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 बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आमलेंदु उपाध्याय जी। उदयपुर का भाषण, उदयपुर में राहुल गांधी भाषण देते हैं और उनके भाषण की तारीफ की जगह बुराई शुरू हो जाती है। राहुल गांधी कुछ कुछ बातें ऐसी रख देते हैं वहाँ, क्योंकि साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी को हम सब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि वो बातों को, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका कि वो अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, तो उस कारण वो फंस जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि इतने साफ दिल के हैं कि अपनी बातें पूरी की पूरी रख देते हैं। वहाँ राजनीतिक जो विचारधारा जो होनी चाहिए, सियासत की जो बू आनी चाहिए वो नहीं आती है, इसलिए भी फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ जब लंदन के पूरे भाषण को आप सुनिए तो साफ समझ में आता है कि एक बहुत ही समझदार आदमी जो भारत की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, उसको पता है कि इंडिया को किस दिशा में लेके जाना है। अगर मेरी लीडरशिप में कल को इंडिया आ जाए, भारत आ जाए, तो उसको कैसे दशा और दिशा देनी है, ये इस तमाम पहलुओं को बहुत अच्छी तरह से साफगोई से रखता है। और उसके बाद शाम तक प्रतिक्रिया कुछ आती है इधर से सत्तारूढ़ दल से, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप रोल बैक नहीं, लेकिन कम से कम पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करते हैं, और सब्सिडी जिस पर नहीं दे रहे थे, सब्सिडी वाले सिलेंडर को आपने ख़त्म कर दिया था, अब 200 रुपये सब्सिडी भी दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये उज्ज्वला योजना में जो लोगों को जो तकलीफ हो रही थी गरीबी के, महंगाई के कारण, उस तकलीफ को थोड़ा कम करेगा। क्या कहेंगे? जैसा अभी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है ये। निश्चित तौर पर राजीव जी विपक्ष की बड़ी जीत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार मान रही है कि महंगाई है। अभी तक तो कह रहे थे ये महंगाई नहीं है, अभी तक तो कह रहे थे ये तो सब जो है वो राष्ट्र का विकास है, और महंगाई होती है तो विकास होता है। तो अब सरकार को ये जवाब चाहिए कि अगर महंगाई से विकास होता है, और विकास ही हो रहा था अब तक 8 साल से, और लगातार महंगाई बढ़ा के मोदी जी ने बहुत विकास किया है, तो अब ये विनाश पे काहे तुल रहे हैं मोदी जी? अब ये विनाश की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? ये 8 रुपया और 6 रुपया जो कम किया जा रहा है, 200 रुपया जो कम किया जा रहा है एलपीजी सिलेंडर पे, इससे देश का विकास होगा कि विनाश होगा? अब ये भी स्पष्ट करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अभी तक तो आप कहते थे कि जो आप सब्सिडी जो वो खराब चीज है, और ये जो है पंगु बनाती है, आदमी को याचक बनाती है, और वो समझ चले गए। आपको याद है देहरादून का भाषण था मोदी जी का कि पिछली सरकारों ने कुछ ऐसा किया, लोगों की आदत बन गई है कि वो याचक की तरीके से खड़े हो जाते हैं, मतलब यही था उनका कुल मिलाकर के।
देहरादून में ही ध्यान पड़ता है मोदी जी का भाषण था। सरकारों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि लोगों की आदत बन गई है सब्सिडी और ये, हम तो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो भाई अब काहे आप दे रहे हैं ये सब्सिडी? निश्चित तौर पे चूंकि राहुल गांधी ने जो कहा कि देश को जो है उस रास्ते पे नहीं ले जाना है जहां श्रीलंका जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं समझ रहे हैं। मोदी जी भले ही ना समझते हो, लेकिन मोदी जी के साथ जो लोग हैं, खासतौर से अफसरान जो है, वो समझते ना कि देश किधर जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी तो समझते ना कि मोदी किधर ले जा रहे हैं। तो उनकी जो समझ है, इसका मतलब वो समझ काम की गई है कि मोदी जी देश को जिस दिशा में लेके जा रहे हैं वो श्रीलंका वाला है। तो इससे बचो, कहीं राहुल गांधी जो इसको लीड ना करने लगे कि उसको बचाने के लिए जो है जनता जब गुस्सा निकले और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उस गुस्से को हमको सही दिशा में लेकर जाना है, तो राहुल गांधी उसको लीड क्या करने लग जाए गुस्से को। तो इसलिए इस गुस्से को कम एक तरीके से ये काम किया जा रहा है कि अब ये दाम घटाए गए हैं। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि जब वो भाषण देते हैं किसी जनसभा में हो या पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हो, तो उनकी जो मतलब डिलीवरी होती है वो थोड़ी अस्पष्ट सी लगता है लोगों को कि कुछ अस्पष्ट है या कुछ वो कहने से चूक गए। और जब बाहर जाते हैं या देश के अंदर भी कोई इंटरव्यू देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ठहर ठहर क्यों बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सारी बातें कहते हैं। हमको याद है यहाँ का भी यूसी पर ले गए थे, वहां भी उनका जो हुआ था संवाद, वो भी हम लोग को याद है अच्छे तरीके से। तो इस तरह की चीजें होती है, मुझे लगता है कि ये अब या तो यहाँ के लोगों को समझने की कमी होती है। हालांकि राहुल गांधी ने उदयपुर में जो बातें कही थी वो गलत बातें नहीं थी, लेकिन यहाँ उसके नेता जो थे वो गलत तरीके से मुझे लगता है कुल मिलाकर के निकाले गए। और जिस दिन डिबेट हो रही थी उस दिन उदयपुर के उनके भाषण के बाद तब भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी ने कोई तूफान नहीं मचा दिया, कोई गलत बात नहीं कह दी है। बिल्कुल सही बात है कि क्षेत्रीय दल जो है भारतीय जनता पार्टी से अकेले नहीं रहे, बड़ा दल चूंकि कांग्रेस है उसको लीड करना। आज भी राहुल गांधी ने जो कहा उसका भी मकसद यही है कि भाई विपक्ष को साथ मिलकर के काम करना है, कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना है। और जो 62% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं उनके बीच जाकर के काम करना है। तो ये बात उस दिन भी थी, आज भी बात यही है। तो मुझे लगता है कि चीजों को से समझने की राहुल गांधी को भी देते हैं, जनता के बीच में होते हैं या कहीं होते हैं, तो उनको भी थोड़ा स्पष्टता अपनी बातों के अंदर लेकर के आनी चाहिए। जी राजीव, बिल्कुल राहुल गांधी को थोड़ा स्पष्ट। और देखिए दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो बहुत साफ बोलते हैं। उनका शायद अंग्रेजी में जो थॉट है वो आता है और हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन करना पड़ता है, ऐसा मुझे फील होता है। कई लोग भी ऐसी बातें कहते हैं। तो ये राहुल गांधी की मजबूरी है, परेशानी है, वो उन्हें दूर करना चाहिए, क्योंकि वो जन नेता अगर हैं और आगे भी राज करना है, अगर सत्ता पानी है, तो इन तमाम चीज़ों को तो सुधारना होगा ही। एक ये सलाह के तौर पे या हम लोग एक पत्रकार होने के नाते ये बात कर रहे हैं, जो समझ में आता है वो यहाँ हम रखते हैं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों, राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन, वहाँ पर जाकर के एक समूह को, छात्रों के समूह को संबोधित न कहें, एक इंटरव्यू नुमा संबोधन में देश की दशा दिशा पर बात कर रहे थे और उस पर उन्होंने जो कुछ कहा है उसी की परिचर्चा हम यहाँ कर रहे थे, जिसमें बड़ी साफगोई के साथ हमारे साथ 5 साथी अपने अपने विचार रखे, जिसमें पीयूष पंत जी, वर्षा मिर्जा जी, धनंजय कुमार जी, प्रेम कुमार जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जुड़े और अपनी बातों विचारों से देश दुनिया को अवगत कराया, और खासकर जो कुछ चल रहा है और उसमें कैसे विपक्ष की आज जीत हुई है। एक बहुत बड़ी जीत विपक्ष की और बहुत बड़ी जीत देश की जनता की है, जबकि देश के प्रधानमंत्री और उससे पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आकर ट्वीट करके ये जानकारी देनी पड़ी कि जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी हुई है, जिसे हम कम कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर भारत सरकार बहुत कुछ वसूल रही है, उसमें से हम कुछ कटौती करने जा रहे हैं। और उस कटौती का नतीजा ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में भी कटौती यानी कि कमी हो गई है। जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे आप देखेंगे वो कीमत आ रही है कि कितने रुपए की कटौती है और क्या कुछ उसका फायदा होने वाला है जनता को। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। और साथ साथ खबर ये है कि राहुल गांधी देश की चिंता कर रहे हैं और यहाँ देश में राहुल गांधी को जयचंद कहा जा रहा है।
तो इस कार्यक्रम को समाप्त करूं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल खान कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी अपने पार्टी और परिवार के कुकर्मों को छिपाने के लिए सिर्फ शब्दों की राजनीति कर रहे हैं। 8 साल में किसी भी मुद्दे पर सड़क पर उनकी निरंतरता शून्य है। जनता को अपने बीच से नेता निकालना होगा, यह कहना इकबाल खान का। और ऐसे ही अब्दुल कयूम हैं, हेलो लिख रहे हैं और हाय सर लिख रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद। और साथ में अफरोज हैं जो कह रहे हैं कि सर एक तरफ हमारे पीएम हैं जो कभी और कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हर जगह और हर मंच पर सवालों के जवाब निडरता से देते हैं। जावेद भाई कह रहे हैं, जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद भाई, और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। यही तो बात है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और ऐसे ही मोहम्मद शहाबुद्दीन शाह हैं जो हाय लिख रहे हैं। साजिद अली कह रहे हैं क्या सिर्फ बीजेपी नेताओं की जबान ही सत्य वचन है। और विजय प्रकाश भट्ट कह रहे हैं काश विदेशी मीडिया जैसा हमारा भारत का मीडिया होता तो देश और जनता की आज ये दुर्गति नहीं होती। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जीने का अधिक, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और जवाब मांगने का अधिकार और अनेक प्रकार की सुविधाएं और हक दिया जिसे बीजेपी खत्म कर देना चाहती है। ओम प्रकाश तिवारी जी के विचार बहुत सही हैं। जावेद भाई वही कह रहे हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और साथ में अफरोज आलम के अलावा यूनिस कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और योगेश खरे कह रहे हैं देशभक्त के नाम पर सबको अनपढ़ बना रहा है तभी कोई कुछ नहीं बोला। राम प्रकाश राजभर कह रहे हैं राहुल जी को जय। और इरफान पठान देखते ही देखते बदला जमाने का रंग, फूलों में खुशबू, हसीनों में वफादारी नहीं है, इस तरह की हालत है हमारे देश की। और ऐसे ही यूनिस के अलावा कोमल जायसवाल परी का कहना है राहुल जी ट्रूथ बोलते हैं, सही बोलते हैं, जनता समझ नहीं पाती। और गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर कह रहे हैं जावेद भाई। और मोहम्मद नदीम कह रहे हैं राजीव जी आदाब सलाम, गुड नाइट मोहम्मद नदीम जी, आपको भी गुड नाइट, आदाब सलाम और शब खैर। और देवेंद्र शर्मा कह रहे हैं फर्स्टली बैन ईवीएम। और ऐसे ही बहुत सारे साथी, कल भी कुछ साथी थे जिनका नाम मैं नहीं ले पाया था, मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन ऐसे अफरोज आलम, बहुत सारे, सचिन मीना हैं, बहुत सारे साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं। और चूंकि कार्यक्रम के आखिर में हम सवालों के जवाब या कहें आपके विचार हम रखते हैं, लेते हैं, कई बार कुछ लोगों के नाम छूट जाते हैं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के विचार देश दुनिया तक पहुंचे, और आप इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और उस पर कमेंट भी करते हैं। इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। आपका ये कमेंट हमारे लिए तोहफा होता है, और ये आप बरकरार रखिए, बनाए रखिए। ये बहुत कारगर साबित होता है जब लोग सुनते हैं इस कार्यक्रम को, देखते हैं इस कार्यक्रम को। बहुत सारे विचार, हम 4-5 लोग साथ में होते हैं, उनके ही विचार नहीं बल्कि आपके विचार भी यहाँ रहते हैं। तो इसलिए आप अपने विचारों को लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगता है। इकबाल खान सलाम, डीबी लाइव लिख रहे हैं। साजिद अली धन्यवाद, राजीव जी लिख रहे हैं। अनिल जाधव देश की जरूरत कांग्रेस लिख रहे हैं। और सुखबीर सिंह आर्या कह रहे हैं इस देश को कांग्रेस ने बनाया है। और नीलेश फुपाने कह रहे हैं राहुल जी। और उसके अलावा मोहम्मद नदीम भी हैं, राजीव जी मैं बहुत दिनों बाद आपका न्यूज लाइव देख पाया हूं। मोहम्मद नदीम जी आप देखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। रफीक शेख भी हैं, मैं आपको कंटिन्यू वॉच करता हूं, आपका शो बहुत पसंद आता है, शुक्रिया आपका हकीकत दिखाने के लिए। रफीक शेख जी बहुत धन्यवाद कि आप देखते हैं। अफरोज आलम है, कह रहे हैं सर आज की डिबेट बहुत शानदार रही, कांग्रेस इस डिबेट से बहुत कुछ सीख सकती है। सुखबीर सिंह आर्या कह रहे हैं देश को कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस देश को चला सकती है, बीजेपी सिर्फ बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम नहीं बल्कि परसों शाम, कल रविवार है और कल रविवार को घूमता हुआ आईना हमारा वीकली प्रोग्राम यानी न्यूज ऑफ द वीक देखना मत भूलिए। और इस बार कुछ खास है आपके लिए, जरूर देखिएगा।
तो अब विदा चाहता हूं, कल शाम हाजिर होऊंगा वीडियो के साथ, लाइव के साथ नहीं, वीडियो के साथ, घूमता हुआ आईना यानी न्यूज ऑफ द वीक के साथ में, और परसों शाम 7 बजे यानी सोमवार शाम 7 बजे लाइव लेकर हमेशा की तरह हाजिर रहूंगा। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, नमस्कार।